हाल ही में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अब इसी के साथ इन जगहों पर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसी खबर के आलोक में हम समझेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है, इसका प्रभाव कब कहां होता है और साथ साथ इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। क्या मौजूदा समय में जिस रूप में इसको हम देखते हैं ये उसी रूप में था या इसकी जो प्रारंभिक स्थिति कुछ और थी। साथ साथ ये भी समझेंगे कि क्या यह कानून है या कुछ और। तो आइए इन सभी पक्षों को समझते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करेंगे खबर की। खबर यह है कि 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु, केरल, असम के साथ साथ पौंडीचेरी जो कि एक यूटी है, वहां पर चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। और इसी घोषणा के साथ साथ इन स्थानों पर आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रभावी हो गया। क्यों क्यों प्रभावी हो गया? क्योंकि इसकी अवधि ही होती है कि निर्वाचन आयोग जब जिस तारीख से चुनाव की घोषणा करेगा उस दिन से लेकर चुनाव प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगी, यानी कि चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं हो जाएगी, तब तक यह प्रभावी रहता है। और साथ साथ आपको बता दें कि इसके प्रभावी होने के बाद फिर कब यह निष्प्रभावी होगा, जब यहां पर इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि अब ये चुनाव परिणाम की जब घोषणा हो जाती है उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ये बता देते हैं कि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी नहीं रहेगा। तो ये कुल मिला के इसकी प्रभावशीलता की वजह से ही आज इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि दरअसल ये होता क्या है, आदर्श आचार संहिता होती क्या है। तो दरअसल ये कोई कानून नहीं है। आदर्श आचार संहिता नियमों का एक समूह है, यानी कि बंचेज ऑफ लॉ है। आप कहेंगे तो लॉ नहीं है, कानून नहीं है, बल्कि ये रूल्स हैं, कुछ नियमों का समूह है। अब चुनाव आयोग इन नियमों का इस्तेमाल चुनाव के समय राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य साफ तौर पर यही है कि जो भी चुनाव प्रचार है, चाहे वो मतदान है, चाहे वो मतगणना है, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, उसको पारदर्शी बनाया जाए, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इसको संपन्न कराया जाए। इसमें कहीं ऐसा ना हो कि जो सत्ताधारी दल है उसके पास चूंकि सत्ता से संबंधित तंत्र भी होते हैं, उसके पास सत्ता का जो धन है वो भी होता है, तो उस धन का यानी कि राज्य के धन का, राज्य के तंत्र का कहीं गलत इस्तेमाल इन चुनाव में तो नहीं हो रहा है, इस चीज की जांच भी करना इसका उद्देश्य होता है। यानी कि आदर्श आचार संहिता इसकी भी जांच करती है ताकि पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है उसमें अपराध, कदाचार या भ्रष्टाचार को रोका जा सके। तो ये मुख्य तौर पर इसका उद्देश्य है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ये प्रारंभ होता है, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ये प्रभावी रहता है। मतगणना और परिणाम भी इसमें शामिल है। निर्वाचन आयोग द्वारा समाप्ति की घोषणा की जाती है। प्रभावी अवधि आपको बता दी गई, उद्देश्य भी आपको बता दिया गया। अब जरा सा इसके अन्य चीजों पर भी विचार करते हैं कि कब ये कहां प्रभावी होगा। तो देखिए, जब लोकसभा चुनाव होता है तो ये संपूर्ण भारत में लागू होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। वहीं पर अगर विधानसभा चुनाव है, जैसे अभी जहां जहां चुनाव की घोषणा की गई है तारीख की, तो वहां पर विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में, जिस राज्य में घोषणा की जाएगी या यूटी में घोषणा की जाएगी, उस राज्य में यहां पर या उस यूटी में ही प्रभावी रहेगा। अब उसके बाद उपचुनाव अगर होगा तो वहां पर विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र जहां पर होगा वहां तक ये प्रभावी रहता है। अब इसके अलावा अब बात हम और करेंगे कि जो ये है, ये पूरी तरह से, चूंकि ये वैधानिक दस्तावेज तो है नहीं, ये एक प्रकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो मार्गदर्शक सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि बाउंडेशन नहीं होता है, राजनीतिक सहमति पर यह निर्मित हुआ है। राजनीतिक सहमति बनी राजनीतिक दलों के बीच में और उसी के बाद इस मार्गदर्शक सिद्धांत का निर्माण होता चला गया। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत एमसीसी को लागू जरूर करता है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये कानून जो है, कानून ये नहीं है, लेकिन एमसीसी कानून न होने के बावजूद कई ऐसे इसके प्रोविजंस हैं जो मौजूदा कानूनों से संबंधित धाराओं के आधार पर लागू किए जा सकते हैं। जैसे जैसे कि रिश्वतखोरी हो गई। अगर कानून इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई किसी को रिश्वत दे रहा है, धमकी दे रहा है, तो जो पूर्व में आईपीसी था यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में बना, और आरपीआई यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह दंडनीय होगा। यानी कि मौजूदा कानूनों से संबंधित धाराओं के हिसाब से कुछ को जो है कुछ पर दंड लगाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इसका इतिहास क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी, तो प्रारंभिक चरण क्या था। देखिए, इसकी शुरुआत की अगर बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1960 में, केरल में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो 1960 में केरल विधानसभा चुनाव से इसकी प्रारंभिक चरण को हम देख सकते हैं, इसकी उत्पत्ति को देख सकते हैं। और वहां पर एक स्वैच्छिक सहमति बनी, यानी कि अपनी इच्छा से लोगों के बीच में चुनावी प्रक्रिया के दौरान एक सहमति बनी और वहीं से इसकी नींव को देखा जा सकता है।
फिर इसको राष्ट्रव्यापी स्वीकृति कब मिलती है? जब 1962 में लोकसभा का इलेक्शन होता है। तो लोकसभा के इलेक्शन में इसको राष्ट्रव्यापी स्वीकृति मिल गई। स्थानीय स्तर से शुरुआत इसकी हुई और राष्ट्रीय स्वीकृति 1962 में मिलती दिखाई देती है। लेकिन दस्तावेज के रूप में ये कब आया? दस्तावेजीकरण इसका कब हुआ? तो 1968 और 69 के समय। यहां पर आप देखेंगे 1968 से 9 के समय एक क्या हुआ था, यहां पर एक मध्यावधि चुनाव हो रहा था, उसके दौरान इसको पहली बार इसका दस्तावेजीकरण हुआ। ये दस्तावेजीकरण कैसे हुआ? तो चुनावों के दौरान जो राजनीतिक दलों की भूमिका और जिम्मेदारियां नाम से एक डॉक्यूमेंट बना और उसमें ही पहली बार आप इसका दस्तावेजीकरण देखेंगे। कब? 1968 से 69 के समय। लेकिन इसके बाद का जो समय था 1991 तक अगर आप देखेंगे, 92 तक देखेंगे, यानी कि 1960 के बाद से और 1990 का जो दशक था, इस दशक में आप देखेंगे कि यहां पर बाहुबल और क्राइम ये चुनावों के दौरान काफी बढ़ गए थे। इसमें इसका प्रयोग काफी हो रहा था। तो चुनाव आयोग द्वारा इसको परिष्कृत करने का जो काम चला वो इसी ड्यूरेशन में चला। 1962 से लेकर 1991 तक आप देखेंगे। इसमें चूंकि बाहुबल और धन बल का काफी चुनाव में प्रयोग हो रहा था, तो इस दौरान इसको परिष्कृत करने की जरूरत भी महसूस थी और उसी प्रोसेस में इसको परिष्कृत किया भी गया। 1991 में फाइनली आप देखेंगे जब चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन बने थे और उनके समय में संस्थागत रूप इसको फाइनली दिया गया। और ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। जब 1991 में टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर आए तो संस्थागत रूप दिया और सख्ती से इसको लागू किया गया। तो 1991 से ये सख्ती से लागू किया जाने लगा। अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या होता है? तो मुख्य प्रावधान वो सारी चीजें होती हैं जिससे कि चुनाव प्रचार या मतगणना या मतदान को प्रभावित करने वाली कोई भी ऐसी गतिविधि न हो, अपराध न हो, कदाचार न हो, भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए इसमें तमाम प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे सामान्य प्रावधानों की अगर बात करें तो जाति धर्म के आधार पर वोटिंग को मोड़ने की चीज नहीं हो सकती है। समुदायों के बीच में तनाव बढ़ाने वाली कोई स्पीच नहीं दी जा सकती है। कोई भी अगर पूजा स्थल है तो उसका चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सभा और जुलूस जो निकाली जाती है, सभा जुलूस में कार्यक्रम की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। इसके अलावा जुलूस भी अगर आप निकाल रहे हैं तो अग्रिम सूचना देंगे, उसके बाद ही जुलूस निकाला जा सकता है। फिर उसमें फेरबदल भी नहीं होता है। मतदान केंद्रों पर अगर शराब इत्यादि आप वहां पर वितरित कराना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से निषिद्ध होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा अगर पोस्टर, झंडा, प्रतीक चिन्ह कोई भी चीज है, इसका प्रदर्शन आप वहां पर नहीं कर सकते हैं। मतदान जो केंद्र होता है उसके 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के प्रचार प्रसार की पूरी तरह से वहां पर निषिद्ध किया जाता है। मंत्री कोई अगर है, मिनिस्टर है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई वो दौरा कर रहा है तो वो सरकारी दौरे को अपने प्रचार से कनेक्ट नहीं कर सकता है। ये चीज भी मनाही होती है। अब इसमें नए अनुदान अगर आप चुनाव के समय इस टाइम पर एमसीसी के दौरान अगर आप नए अनुदान दे रहे हैं उसकी भी मनाही है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। किसी नए जगह का उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, आधारशिला नहीं रख सकते हैं, उसकी भी मनाही होती है। तो ये तमाम वो प्रोविजन जो कि कहीं भी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं किसी भी रूप में, उनको इसके अंतर्गत रोका जाता है। यही उसका उद्देश्य है। लेकिन अब चुनाव के समय आप किसी को मान लीजिए रुपया पैसा या दे रहे हैं या शराब का वितरण कर रहे हैं तो ये तो निषिद्ध है, ये मनाही है। लेकिन मौजूदा समय में कुछ चुनौतियां भी इसके सामने हैं। चुनौतियों के तौर पर अगर आप देखें तो चुनावी अगर कदाचार के कुछ नए रूप आए हैं इस समय। जैसे अगर किसी को कैश वितरण है, कैश वितरण की मनाही है, लेकिन अगर उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया गया तो इसको कैसे रोका जा सके? तो कदाचार के जो नए रूप सामने आए हैं वो चुनौतियों के रूप में जरूर सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कमजोर जो प्रतिक्रिया होती है, यानी कि किसी के खिलाफ जो एक्शन लिया जाना चाहिए, जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, वो प्रतिक्रिया कमजोर अगर है तो ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। साथ साथ जो कार्रवाई है वो बहुत विलंबित होती है। ये भी अगर कार्रवाई त्वरित होने लगे तो हम कह सकते हैं कि इसमें मौजूदा समय में जिस तरह की स्थिति उससे और ज्यादा बेहतर स्थिति की तरफ हम बढ़ सकते हैं। हमारी चुनावी प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा सुशितापूर्ण तरीके से संपन्न हो सकती है। तो ये है एमसीसी से संबंध कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपके लिए अब एक महत्वपूर्ण सूचना, सफलता किसी उत्सव से कम नहीं होती है। अब आपको इसी उत्सव में प्रवेश करा रहा है दृष्टि आईएएस, क्योंकि हम लेकर आए हैं सिलेक्शन महोत्सव सेल, जहां पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज प्रीलिम्स प्लस मेंस एवं टेस्ट सीरीज पर आपको मिल रही है 26 मार्च तक 50% तक की छूट। अब इस छूट को उठाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसका लाभ उठाने के लिए तो आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। साथ साथ हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर कॉल करके विस्तार से आप जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप छूट का लाभ उठा सकते हैं। साथ साथ ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट 25% जो है बुक्स पर भी उपलब्ध है, तो इस छूट का लाभ आप उठा सकते हैं 26 मार्च तक।
चलिए अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न आपके लिए है, आदर्श आचार संहिता के दौरान मतदान केंद्र के कितने मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार वर्जित है? विकल्प आपके सामने है, ए 50 मीटर, बी 100 मीटर, सी 200 मीटर या डी 500 मीटर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। साथ साथ आप टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां भी उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लें क्योंकि हमारे सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।